हेलो फ्रेंड्स, हमारा एमपी जीके का सीरीज़ चल रहा है। इसमें जो है आपका हम जो आपका स्थानीय स्वशासन, रूरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इन सब से रिलेटेड चीज़ें, एमपी से रिलेटेड देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राम स्वराज। ये ग्राम स्वराज जो है ये आपका 26 जनवरी 2001 से आया था मध्य प्रदेश में। और प्रदेश में नई संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव करवाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में नई संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत, जो जब आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, 73rd और 74th, तो इसमें एमपी फर्स्ट स्टेट था जिसने इस एक्ट के अंतर्गत इलेक्शन करवाए थे और इस व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, जब हम सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे समझ लो कि जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो उसके बाद में मध्य प्रदेश पहला था जिसने इसे संवैधानिक दर्जा दिया और लागू किया। पंचायतों को जो है दलीय भावना और दलीय दोष से दूर रखने के लिए पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते हैं। ठीक है, जो पंचायत चुनाव है आप लोगों को पता ही होगा कि ये पार्टी बेस्ड नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों? ताकि इनको जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन अच्छा मिल सके, ना कि जो है आपकी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्योंकि ये लोकल डेवलपमेंट के लिए होते हैं ना, इसलिए। फिर आता है राइट टू रिकॉल। क्या रहता है कि अगर आप जो है अपने पंचायत प्रतिनिधि से प्रसन्न नहीं हैं, आप सरपंच से या पंचायत की पोस्ट पर बैठे हुए अदर किसी भी इलेक्टेड पर्सन से आप अगर खुश नहीं हैं, वो अगर सही काम नहीं कर रहा है, तो जनता को ये राइट मिला हुआ है कि वो उस प्रतिनिधि को हटा सकती है, उस चुने हुए व्यक्ति को उसके पद से हटा सकती है। तो ऐसा भी मध्य प्रदेश करने वाला फर्स्ट स्टेट बना। और इसका जो सबसे पहले यूज़ है वो अनूपपुर के पल्लविका पटेल को हटाया गया था उनके पद से, राइट टू रिकॉल के अंतर्गत। ठीक है, फिर आता है आपका 2 फरवरी 2006 से मनरेगा योजना मध्य प्रदेश में लागू हुई। ठीक है, कब से हुई मनरेगा योजना मध्य प्रदेश में लागू? 2 फरवरी 2006 से। ठीक है, मनरेगा जो है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, आप लोगों को फुल फॉर्म पता ही होगा। इसका फुल फॉर्म पता है? एमपीपीएससी के प्री में सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछा जा चुका है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है एमपीपीएससी प्री में। चलो आगे देखते हैं कि ग्राम सभा बैठक प्रतिमाह जो है ग्राम सभा की सुविधा अनुसार संपन्न होती है और बैठक के लिए न्यूनतम कोरम 20% होना अनिवार्य है। और कोरम में 1/3 महिला एवं SC ST के सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक माना गया है। ठीक है, क्या बात चल रही है यहाँ पे कि जो है आपका कोरम जो है उसकी बात चल रही है, और कोरम में जो आपकी महिलाएं हैं और SC ST हैं उन लोगों के पार्टिसिपेशन की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि जो ग्राम सभा की बैठक है उसे हर महीने में कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। ठीक है, और उसमें जो है न्यूनतम जो है आपकी बैठक के लिए न्यूनतम 20% लोग होने ही चाहिए, जितने भी आपके ग्राम सभा है। और ग्राम सभा क्या होती है फ्रेंड्स? ग्राम सभा होती है कि जो भी वोटर्स होते हैं उस गांव के, मतलब जो अबव 18 ईयर्स ऑफ एज के जितने भी लोग हैं, 18 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी लोग हैं, वो सभी सदस्य ग्राम सभा कहलाती है। सभी सदस्यों को मिला दिया जाए तो वो ग्राम सभा कहलाती है। ठीक है, अब उन्हीं सभी सदस्यों में से कम 20 सदस्य मौजूद होने चाहिए, तब वो ग्राम सभा का होना वैलिड माना जाएगा, कोरम है। ठीक है, और उसमें भी जो है कि कोरम में भी जो है कम से कम 1/3 जो है महिला और SC ST के सदस्य होना चाहिए। देख रहे हो आप कितनी बढ़िया व्यवस्था है कि सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके ताकि। ठीक है, फिर आता है फ्रेंड्स राइट टू रिकॉल के माध्यम से
वापस बुलाने का अधिकार दिया गया है, जो अनिर्वाचित होने के 2 वर्ष बाद ही 2/3 बहुमत से संभव होता है। ठीक है, जो आपको जो मैंने आपको भी बताया था कि अगर आप पंचायत प्रतिनिधि चुने हुए पंचायत के प्रतिनिधि से अगर खुश नहीं है तो उसे उसके पद से वापस हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप जो है कब कर सकते हो कि जो 2 वर्ष के बाद ही ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं भाई कि वो चुन करके आए और आपने 6 महीने बाद ही उसे हटा दिया, नहीं, उसे कम से कम थोड़ा काम करने का टाइम तो दो यार। हो सकता है वो कुछ अच्छा कर रहा हो और आपको उस टाइम पे लगा कि गलत है और बाद में उसके रिजल्ट्स अच्छे आए, लेकिन आपने उसे पहले ही हटा दिया। अब दोबारा तो ऐसा है नहीं है कि राइट टू रिकॉल फिर से यूज़ करके, अभी एक बार हटाने के लिए रिकॉल किया था अब बुलाने के लिए रिकॉल करो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आपको राइट टू रिकॉल का अधिकार 2 वर्ष के बाद ही है, और उसमें भी आपको 2/3 बहुमत होना चाहिए उस पर्सन के अगेंस्ट। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं आपकी जो समितियां हैं महत्वपूर्ण जो पंचायती राज के लिए बनाई गई थी। तो आपकी इसमें है बलवंत राय मेहता समिति। ये पहली ऐसी समिति थी स्वतंत्रता के बाद, 1956 में बनी थी। 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। इसने जो है त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही थी। इसमें आपका ग्राम पंचायत है, इसमें दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है आपका जिला परिषद। ठीक है, इन्होंने 3 स्टेजेस पे पंचायत को बनाने की और पंचायतों को की ये बात कही गई थी। ठीक है, और इनकी सिफारिशों के आधार पर आपकी पंचायत बनी भी थी। ठीक है, और वो आपकी 1959 में शायद जो है आपके राजस्थान का कौन सा नागौद गांव था वहाँ पे बनी थी। इसलिए जो है राजस्थान जो है फर्स्ट स्टेट बन जाता है पंचायती राज को स्टैब्लिश करने वाला। ठीक है, लेकिन पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने वाला फर्स्ट स्टेट आपका बनता है मध्य प्रदेश। इतना डिफरेंस आप याद रखना। ठीक है, ये 1956 के एक्ट के तहत जब पंचायत का गठन होता है राजस्थान के नागौद में, तो उस टाइम पे उसे कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम अशोक मेहता समिति। इन्होंने जो है इनकी गठन हुआ था 1977 में, और इन्होंने कहा था कि 2 स्तरीय पंचायत होनी चाहिए, जिसमें आपकी जिला परिषद और मंडल पंचायत। ठीक है, इन्होंने जो है आपका ये पंचायत समिति को नहीं माना था। ठीक है, फिर है आपकी LM सिंघवी। LM सिंघवी जो है ये 1986 में आई थी, और इन्होंने कहा था कि ग्राम सभा को पुनर्जीवित एवं नियमित चुनाव की बात कही थी। इन्होंने ये बोला था कि नियमित चुनाव कराए जाने चाहिए, और ग्राम सभा को इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया था। फिर आते हैं आपके पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति जो है ये 1988 पंचायत समितियों में कमियां निकाली थी इन्होंने। अब जो ये पीके थुंगन, देखो इन सभी कमिटीज़ ने ये कहा था कि पंचायत को जो है आपकी LM सिंघवी ने भी और पीके थुंगन ने भी ये कहा था कि जो आपकी पंचायतें हैं ये तब तक अच्छे से काम नहीं कर सकती हैं जब तक आप इन्हें संवैधानिक दर्जा ना दे दो। ठीक है, इन्हें संवैधानिक दर्जा दो, और जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि राज्य सरकार के मन पर ये अपना काम करे, कि अगर राज्य सरकार का मन है तो चुनाव करवा दिया, और अगर नहीं है तो चुनाव नहीं करवाया। मतलब इनका नियमित चुनाव होना चाहिए, और वो तभी संभव है जब इन्हें जो है संविधान का हिस्सा बना दिया जाए। ठीक है, इसलिए इन्हें कहा गया था कि और इन्हें जो है संविधान से ही इन्हें अधिकार शक्तियाँ सभी मिलेंगी, कार्य मिलेंगे, तो तभी ये अच्छे से काम कर पाएंगे, वरना राज्य सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी 4 कमेटी बनती हैं और आपके पीके थुंगन समिति बनती है। फिर आपकी जो राजीव गांधी गवर्नमेंट थी उसने 1989 में इन जो है स्थानीय स्वशासन का पुनः निर्माण, मतलब उन्होंने जो है आपका क्या कोशिश की पूरी पूरी कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाए। ठीक है, लेकिन राजीव गांधी की गवर्नमेंट चली जाती है, उसके साथ बाद में आपकी नरसिंह राव की गवर्नमेंट आती है। ठीक है, और उसके फिर जो नरसिंह राव की गवर्नमेंट आती है तब एक संविधान संशोधन होता है 73rd, और उससे आपकी जो है आपकी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है 1992 में, और ये लागू होता है 1993 से। 24 अप्रैल 1993 से आपका
73वां संविधान संशोधन लागू होता है। ठीक है, अब जो है आपके इसके जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं वो हम देख लेते हैं। पंचायत से संबंधित आर्टिकल 243 जो है ये आपकी परिभाषा देता है पंचायती राज की। 243A जो है आपको ग्राम सभा के बारे में बताता है। आर्टिकल 243B जो है ये पंचायतों का गठन त्रिस्तरीय होने का प्रावधान करता है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। आर्टिकल 243C जो है ये आपको पंचायतों की संरचना के बारे में बताता है। और डी में आरक्षण दिया गया है, इसमें आरक्षण जो है आपका महिलाओं का, SC ST का, सभी स्तरों के आरक्षण की बात कही गई है। और ये आरक्षण जो है वो देखो त्रिस्तरीय पंचायत है तो तीनों स्तरों पे अलग अलग तरह के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद आता है आपकी कि पंचायतों की अवधि बताता है 5 में। देखो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आपका जो पंचायत रहती है 5 साल और ई भी है 5th नंबर का, तो पंचायतों की अवधि हो गई 243E। ठीक है, और आरक्षण किस किस को दिया जाता है, महिलाओं को और आपके SC ST को। ठीक है, तीन उनको दिया जाता है आरक्षण। ठीक है, फिर आता है आपका कि F में कहा गया है कि सदस्यों के लिए निर्हरताएँ। ठीक है, जो सदस्य हैं उनके लिए क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन रहेंगी ये आपका बताता है 243F। फिर आता है 243G, ये बताता है पंचायतों की पावर या शक्तियाँ। अब आता है आपका 243H, ये आपके कर अधिरोपित करने की शक्ति बताता है। ठीक है, क्या बताता है 243H, आपके कर अधिरोपित करने की शक्ति बताता है 243H। ठीक है, कर अधिरोपित शक्ति करने की शक्ति मतलब जो पंचायतें हैं उनको भी स्थानीय स्तर पर कर लगाने की शक्ति है, जैसे कि मेले से कर। ठीक है, और भी छोटे मोटे कुछ कर ये लगा सकती हैं, जैसे कि लघु वन उपज पर कर, मतलब तो ये सारी शक्ति इन्हें किससे मिला है, आपका H से मिला है। ठीक है, फिर आता है आपका 243I, ये है, ये करता है वित्त आयोग के बारे में बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 243I ये वित्त आयोग की बात करता है और ये शायद MPPSC प्री में पूछा जा चुका है। 2000 शायद 18 में पूछा था, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ। फिर आता है आपका 243J, मतलब लेकिन ये पूछा है 243I पूछा है और 243K भी शायद पूछा है। ठीक है, फिर आता है आपका पंचायत 243J, पंचायतों के लेखाओं का संशोधन, जो आपकी अकाउंट्स होते हैं उससे रिलेटेड है 243J। ठीक है, फिर आता है K, ये है आपका निर्वाचन आयोग से रिलेटेड। देखो कितना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए पूछा भी है 243K के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देख लिए। अब इसके बाद में हम देखेंगे ग्राम पंचायत। देखो आर्टिकल जो है 243O तक रहते हैं आपके ग्राम पंचायत के तक ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे तो हमने कवर कर लिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि 1000 से अधिक एवं 5000 से कम आबादी तक एक ग्राम पंचायत होगी। ठीक है, जो आपकी ग्राम पंचायत है, जो आपकी सबसे फर्स्ट लेवल की है ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत, ये 3 लेवल थे ना, तो उसमें ग्राम पंचायत जो है ये आपका फर्स्ट लेवल है। ठीक है, इसमें ये कितना पॉपुलेशन पर एक ग्राम पंचायत डिसाइड की गई है, 1000 से ज़्यादा और 5000 से कम पर एक ग्राम पंचायत होगी और जनसंख्या के अनुपात में 10 से 20 वार्डों का गठन किया जाएगा। कितने वार्डों का गठन किया जाएगा, 10 से 20 वार्डों का, और सभी वार्डों की जनसंख्या जो है वो सामान्यतः बराबर रहेगी। कितने वार्डों का गठन का प्रोविज़न है, वार्ड तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा क्योंकि शहरों में भी बहुत ज़्यादा वार्ड चलते हैं। ठीक है, तो 10 से 20 वार्डों का गठन किया जाएगा जनसंख्या के आधार पर, और जो है सभी वार्डों की जनसंख्या जो है बराबर रहेगी। उसके बाद आता है कि आपका ग्राम पंचायत जो है प्रशासनिक अधिकारी ग्राम सभा, ग्राम सचिव एवं राजनीतिक प्रमुख सरपंच रहेगा। ये तो भैया बहुत ही मतलब अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता वैसे होगा, और आम जनता को तो खैर ये ग्राम सचिव के बारे में उतना
नहीं पता होता है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, ये जो ग्राम सचिव होते हैं ना, ये आपका कोई ऑफिसर होता है, ठीक है। अब ये होता है पढ़ा लिखा इंसान, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। और जो आपका सरपंच होता है, ये पढ़ा लिखा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं होता है, परमानेंट भी नहीं होता है। लेकिन आपका जो ग्राम सचिव है, ये जो प्रशासनिक अधिकारी है, तो ये तो भाई परमानेंट है, ठीक है। अब ये भाई पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे और जो है राजनीति और अधिकारी दोनों यहाँ पे ना बिल्कुल टकराते हैं। और ऐसा कई बार होता है कि ग्राम सचिव सरपंच की नहीं सुन रहा है और सरपंच ग्राम सचिव की नहीं सुन रहा है। इसमें पिस रही है वहाँ की जनता, और जो है वो जो पंचायत है वो सही से काम नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ये आप जो जब आप मेंस पढ़ोगे तब ग्राम पंचायत की जब आप कमियां लिखोगे तो उसमें एक पॉइंट ये आएगा कि जो प्रशासनिक अधिकारी रहता है वो अ, निर्वाचित प्रतिनिधि बोल सकते हो या इलेक्टेड मेंबर, उन दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं मैनेज करते हैं, दोनों में खिंचाव रहता है ज़्यादातर इस स्थिति में। इससे क्या रहता है कि पंचायत अपना अच्छे से काम नहीं कर पाती है, ठीक है। ये एक वीक पॉइंट है पंचायती राज का। अब आता है आपका कि ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से होता है, ठीक है। ये तो भाई मतलब ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की बात है, ग्राम पंचायत बिल्कुल। तो इसलिए गांव के लोग ही अपने सरपंच को चुनते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। फिर आता है कि ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पंचों में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, ठीक है। उप सरपंच जो है आपका इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है और वो चुने गए जो आपके पंच होते हैं वो उन्हीं में से कोई एक बनता है। फिर आता है आपका ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है, ये 5 साल होता है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और इसका प्रोविज़न है 243E में। फिर आता है आपका 26 जनवरी 2001 से ग्राम स्वराज योजना लागू की गई। ये भी हम देख चुके हैं कि ग्राम स्वराज योजना कब से लागू की गई, 26 जनवरी 2001 से। इस डेट को याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 2000 नहीं, 23,933, ठीक है। इतनी ग्राम पंचायतें हैं अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में। कितनी है? 23,922, सॉरी फ्रेंड्स 33 बोल दिया मैंने, 23,922 हैं, ठीक है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने स्थानीय निकायों में राइट टू रिकॉल का प्रावधान किया। क्या बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे ये बात हो रही है कि मध्य प्रदेश जो है वो ऐसा फर्स्ट स्टेट है जिसने जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय निकाय हैं, उनमें राइट टू रिकॉल का प्रोविज़न किया। राइट टू रिकॉल मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, और ये भी बता चुकी हूँ कि एमपी ऐसा फर्स्ट स्टेट है, और ये भी बता चुकी हूँ कि किसके खिलाफ हुआ था, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में इन तीनों के आंसर करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा जनपद पंचायत, ये आपका होता है सेकेंड लेवल का। 3 टियर सिस्टम है ना, 3 स्तरीय है ना, तो ये सेकंड लेवल का है, सेकंड टियर है ये, ठीक है। देखो इसमें क्या रहता है कि प्रदेश में वर्तमान में 313 जनपद पंचायतें हैं। ये नंबर याद रखिएगा, प्री में कभी भी पूछ सकता है। फिर आता है कि क्षेत्र के विधायक एवं सांसद पदेन सदस्य होते हैं इसके, ठीक है। मतलब इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जो भी उस क्षेत्र में विधायक है और जो भी इस क्षेत्र का सांसद है वो ऑटोमेटिक इसका सदस्य बन जाएगा आपकी जनपद पंचायत का, ठीक है। फिर आता है कि मध्य स्तर है जिसका गठन विकास खंड स्तर पर होता है। जो आपका, मैंने क्या बोला, ये सेकंड टियर है तो मध्य स्तर तो हो ही जाएगा, और विकास खंड यानी कि ब्लॉक लेवल पर हो रहा है इसका गठन, ठीक है। इसमें मैं आपको